हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। आप फटाफट जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज थर्ड चैप्टर। आरबीएससी का जो है वो है थर्ड चैप्टर और सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेकंड चैप्टर। ठीक है, सीबीएसई का ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार, और अगर आरबीएसई की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें थर्ड चैप्टर। एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, अभी तक हमने जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लेक्चर्स हैं वो एक साथ पढ़े थे। आज से आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लेक्चर सेपरेट सेपरेट मिलेंगे, तो आप पढ़ते रहिए और साथ साथ में इनके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे आपको ज्यादा समस्या आएगी, इसलिए प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो आप सेशन को एंजॉय करें और सभी बच्चे पूरा लेक्चर्स देखें, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे, पूरा लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा, चीजें आपके लिए थोड़ी टफ हो जाएंगी, है ना। तो जो बच्चे कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते वो लेक्चर को कंप्लीट देखें जिससे कि आपको समझ में आए। आज हम फिर से एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो फुल गारंटी आपको समझ आएगा, है ना। तो इस कारण से आप यहां से भी ऐसे जिन बच्चों का पुराना छूट गया है या कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो नो प्रॉब्लम, वो यहां से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारा चैप्टर जो है वो है चैप्टर 3 पार्ट 3। आज हम ये वाला लेक्चर हिंदी में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, पार्ट 3 की। पार्ट 3 क्या है? विद्युत विभव। अगर हम इसका नाम देखें, चैप्टर का नाम देखें तो ये है विद्युत विभव। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्या है? विद्युत विभव। इंग्लिश में बात करें तो हम पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी बात करते हैं हम। ये एक ही यूनिट है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं अभी हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, ये कंप्लीट एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जिसमें कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। तो हमने पहले 2 पढ़ लिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा पढ़ा गॉस की प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, ये तीसरा पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। ठीक है, इसके बाद चौथा पढ़ेंगे संधारित्र, ठीक है, या विद्युत धारिता। तो 4 चैप्टर ऐसे हमारे कंप्लीट होंगे, और ये एक ही यूनिट में है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कई सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म नहीं हो रहा, तो वो 4 चैप्टर है, इस कारण से कंप्लीट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, लेकिन इसमें ये थर्ड पोर्शन है, तीसरा पार्ट है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो हम विद्युत विभव की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे जो हमको जानना है कि ये विद्युत विभव की अवधारणा कैसे आई। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो टॉपिक है वो क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव की अवधारणा। ऊर्जा एवं विद्युत विभव की अवधारणा, विद्युत विभव की अवधारणा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का। क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव की अवधारणा। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से हमेशा देखेंगे कि विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट हम बड़े इजी गोइंग समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर कोई आपके पास एक कोई बिंदु हो गया O, इस बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव की अवधारणा से चलते हैं हम। तो हमने क्या कहा कि माना कोई बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, अब ये प्लस Q आवेश स्थित है बिंदु O पर, तो ये क्या करेगा? अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हमने इसका माना कि विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। माना एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, और ये प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे क्या होता है? इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो विद्युत क्षेत्र हो गया कैपिटल E। फिर देखो, इस बिंदु O से कुछ दूरी पर
यहां पर हमने क्या किया, ये हमको एक बिंदु चलाना है, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु R हो गया, ठीक है। ये बिंदु O हो गया, O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए, एक लाइन के अनुदेश, ये R हो गया, ये P हो गया। इस बिंदु R पर हमने क्यू आवेश रखा या परीक्षण आवेश मान लो क्यू नॉट आवेश रखा। अब ये क्यू नॉट आवेश अगर हम कह दें परीक्षण आवेश ये धन आवेश है, प्लस आवेश है, या सिंपली आप क्यू ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस क्यू आवेश ले लो। हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा है इस बिंदु R पर, तो यहां पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश क्या कर रहा है, अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और यहां पर ये क्या है, प्लस क्यू आवेश कार्य कर रहा है। अब ये जैसे ही प्लस क्यू आवेश आप यहां पे रखोगे तो ये इसके विद्युत क्षेत्र के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, और स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण ये क्या करेगा, दूर की तरफ जाएगा। स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण के कारण ये क्या करेगा, दूर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ धक्का लगेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि इस पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो कुछ इधर की तरफ कार्य कर रहा है, और उसको हम कहेंगे एफ ई वेक्टर। स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल इसका इधर की तरफ कार्य कर रहा है, उसको हम कहेंगे एफ ई वेक्टर। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये इसको धक्का देगा ना इधर की तरफ, और इधर की तरफ धक्का देगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ लगेगा, कार्य करेगा। अच्छा, अब यदि मैं ऐसा चाहता हूं कि इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु R से बिंदु P तक ला रहा हूं, मैं कहां तक ला रहा हूं, इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु R से P तक लाना है, तो मुझे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो मुझे इस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा इधर लाने के लिए। मैं ऐसे इधर की तरफ धक्का दूंगा, इसको किसी स्रोत द्वारा इसको इसकी तरफ ले जाऊंगा, बाह्य बल आरोपित करना पड़ेगा आपको। और जब आप बाह्य बल आरोपित करेंगे तो बाह्य बल की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर की तरफ लगाना चाहते हैं, इधर की तरफ कार्य करेगा ये एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एफ वेक्टर एक्सटर्नल। आप बाह्य बल इधर की तरफ लगा रहे हैं, इस पर विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, ठीक। जैसे आप बाह्य बल इधर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि आप इस प्लस क्यू आवेश को दो बिंदुओं dx विस्थापित, दो बिंदुओं के मध्य dx विस्थापित करते हो a से b, दो बिंदुओं के मध्य कितना विस्थापित करते हो, dx विस्थापित करते हो। आप चाहो तो इस दूरी को dr ले लो, बुक में dr से दिया है तो आप dr ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, dx ले लो, dr ले लो, dp ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसको dr लिख दिया। ये बात समझ में आई, फिर से सुने। हमने क्या बताया था, माना एक बिंदु O जिस पर प्लस कैपिटल Q आवेश स्थित है, इस प्लस Q आवेश, प्लस कैपिटल Q आवेश क्या करेगा, यहाँ पे अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दो बिंदु ले लिए, एक P और एक R, ठीक है। इस प्लस Q आवेश से एक निश्चित दूरी पर दो बिंदु हैं R और P। बिंदु R पर क्या है, एक प्लस Q आवेश स्थित है। अब ये प्लस कैपिटल Q आवेश, प्लस कैपिटल Q आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो ये प्लस स्मॉल q आवेश को प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ, धक्का देगा दूर की तरफ, तो ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है इधर। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लस Q आवेश को इधर की तरफ ला रहा हूं, इधर की तरफ R से बिंदु P की तरफ ला रहा हूं। तो बीच में हमने कोई दो पॉइंट, छोटे छोटे दो बिंदु कंसीडर किए, एक A और B, तो मैं A से B की तरफ लाऊंगा इसको, तो हमने माना कि dr विस्थापित करना है। कितना विस्थापित करना होता है, dr। तो जब हम इसको dr विस्थापित करेंगे तो मैं आपसे कहूं कि यदि प्लस Q आवेश को बिंदु A से B तक ला रहे हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, किस बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, प्लस स्मॉल q आवेश को, प्लस स्मॉल q आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने के लिए, A से B तक ले जाने के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। क्या बताया मैंने कि ये प्लस Q आवेश इसको A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं, तो बाह्य बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे,
dw बराबर कार्य की अदिश राशि है f वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। इतना कार्य करना पड़ेगा आपको, ये समझ आया। अब अगर मैंने कहा कि बाह्य बल द्वारा तो ये कार्य करना पड़ेगा, तो मैं कहूं स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, प्लस स्मॉल क्यू आवेश को, स्मॉल क्यू आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो इस क्रम में स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा जब आप प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं। तो ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो स्थिर वैद्युत बल द्वारा कार्य जो होगा भैया वो होगा dw इक्वल टू माइनस fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इस बात को समझिए, ये माइनस क्यों हुआ है। स्थिर वैद्युत बल ने जो कार्य किया वो नेगेटिव हो गया और बाह्य बल ने जो कार्य किया वो धनात्मक हो गया। इस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कैसा आया, आपका ऋणात्मक आया है। ऐसा क्यों? देखो, ये स्थिर वैद्युत बल आपका इधर की तरफ कार्य कर रहा है और बाह्य बल आपका इधर की तरफ कार्य कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों कैसे सदिश हैं, ये बताओ एक बार, कैसे सदिश हैं ये दोनों? ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। और अगर आप ए से बी तक ले जा रहे हो तो विस्थापन की दिशा इधर और बल की भी दिशा इधर, तो ये बाह्य बल भी इधर और विस्थापन भी इधर, तो कार्य धनात्मक आएगा। लेकिन देखो, स्थिर वैद्युत बल इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन तो आप विपरीत दिशा में कर रहे हो ना, तो 180 डिग्री बना, cos 180 -1 होता है। और वैसे भी देखो, अगर आप विपरीत सदिश से देखो तो हमने कक्षा 11 में सदिश में पढ़ा था विपरीत सदिश, दो या दो से अधिक वो सदिश जिनके परिमाण समान और दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। तो यहाँ पर हम जो बाह्य बल है वो इतना ही बाह्य बल आरोपित करते हैं जिससे कि ये स्थिर वैद्युत बल संतुलन अवस्था में आ जाए। जो बाह्य बल लगा रहे हैं हम प्लस स्मॉल क्यू आवेश पर, इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वो केवल इतना ही लगाया जाता है जिससे कि ये स्थिर वैद्युत बल, बाह्य बल इतना लगाते हैं जिससे कि ये स्थिर वैद्युत बल कैसी अवस्था में आ जाए, संतुलन अवस्था में आ जाए। कैसा हो जाए, ये संतुलित हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। ये समझ आ गया। तो देखो, अगर स्मॉल दूरी, अल्प दूरी ए से बी चलाते हैं तो कार्य इतना करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं कि जब प्लस क्यू आवेश को बिंदु आर से पी तक ले जाना है तो किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए किया गया कुल कार्य ऐसे लिख सकते हैं। क्या बताया आपको, प्लस क्यू आवेश को बिंदु आर से पी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुल कार्य कितना आएगा। ठीक है, कि कुल कितना कार्य किया जाएगा इस अवस्था में, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुल कार्य कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार, कुल कार्य की वैल्यू कि कुल कार्य होगा कितना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि प्लस स्मॉल क्यू आवेश को बिंदु आर से पी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, क्या बताया, प्लस स्मॉल क्यू आवेश को बिंदु आर से पी तक ले जाने में, आर से पी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कुल कार्य, बाह्य बल द्वारा किया कुल कार्य, बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, W बराबर समाकलन, कहां से कहां ले जा रहे हैं, R से P, तो हमने लिमिट लगा दी R से P। और यहां पे क्या हो जाएगा, F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट
dr में ये कार्य किया जाएगा। तो मैं कहूं इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है, इसकी हम गणना करते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। तो हमने इसको यही लिखा, इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा, इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया कार्य, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो स्थिर वैद्युत बल द्वारा कार्य जो आएगा वो आएगा माइनस आर से पी, और माइनस आ गया, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ई वेक्टर डॉट डी आर में। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो कार्य है, जो प्लस क्यू आवेश प्लस स्मॉल क्यू आवेश को कैपिटल क्यू आवेश के निकट लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्लस क्यू आवेश को प्लस कैपिटल क्यू आवेश प्लस स्मॉल क्यू आवेश को प्लस कैपिटल क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो हम कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, वो कहेंगे आवेश की स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे, आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, मान लो कि ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया। मान लो यहाँ पे आपने क्या चार्ज रखा, माइनस क्यू। अब आपको कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य उत्पन्न होगा। कार्य क्या होगा, यहाँ पे उत्पन्न होगा। कार्य नहीं कर रहे हैं हम, कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, ये स्वयं से इसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है ना, और स्वयं से इसकी तरफ आकर्षित होगा तो कार्य आपका कैसा आएगा। अब दोनों स्थितियां विपरीत हो गई, आपकी दोनों स्थितियां क्या हो गई, विपरीत हो गई। मान लो कि जब आप इसको R पर रखते हो तो स्थिर वैद्युत बल कैसा कार्य करेगा, ऋणात्मक, ये अपने आप इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल कैसा कार्य करेगा, धनात्मक, और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। क्योंकि इधर अगर हम बाह्य बल के सेंस में देखें, सॉरी एक मिनट ध्यान दें, माइनस क्यू आप इसको रखा, स्थिर वैद्युत बल इधर लग रहा है। ठीक है, इधर की तरफ लग रहा हो, बाह्य बल इधर की तरफ लग रहा है, तो बाह्य बल से आप विस्थापित करते हो तो सेम कंडीशन आएगी। मान लो कि हम इस आवेश को माइनस क्यू को यहां रखते हैं बिंदु P पर। अब ये आकर्षित कर रहा है, बाह्य बल के द्वारा हम इसको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, तो बाह्य बल इधर लगेगा। अब बाह्य बल इधर लगेगा, F वेक्टर एक्सटर्नल, और स्थिर वैद्युत बल विपरीत लगेगा, F वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इधर की तरफ ले जाना है। पहले वो धक्का दे रहा था तो विपरीत स्थिति थी, अब ये ले तो इधर जाना है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना है, लेकिन स्थिर वैद्युत बल इधर लग रहा है। तो मैं कहूं स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो यही स्थितियां बन जाएंगी। फिर से स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन तो आप B से A कर रहे हो ना। कैसे कर रहे हो विस्थापन, B बिंदु से A बिंदु तक। अब इसी क्रम में मैं कोई आवेश की जगह इकाई आवेश लिख दूं यहाँ पे। कैसा आवेश लिखूं, किसी आवेश की जगह इकाई आवेश। और अगर मैं जब इकाई आवेश के सेंस में बात करूंगा तो यही स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या कहलाने लगेगी, विद्युत विभव कहलाने लगेगी। जब मैं इकाई आवेश की बात करूंगा, यूनिट चार्ज की बात करूंगा, एक ऐसे आवेश की बात करूंगा जिसका परिमाण 1 है, तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगा विद्युत विभव। क्या बन जाएगा, वो विद्युत विभव। तो अब ध्यान दें जरा कि विद्युत विभव की परिभाषा देखते हैं कि विद्युत विभव कहते कैसे हैं, है ना। तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे किसको, विद्युत विभव को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, या विद्युत विभव कहते कैसे हैं। तो ध्यान दें, विद्युत विभव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो हमने लिखा विद्युत विभव, विद्युत विभव। ध्यान दीजिए, तो ये विद्युत विभव कहलाता क्या है, हमने कोई ये बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा, इसके कारण इसका यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश से अनंत दूरी पर इकाई धनावेश रखा,
इकाई धनावेश, इकाई धनावेश रखा, कहां रखा, अनंत पर। और ये प्लस क्यू आवेश का यहाँ पे क्या बनेगा, चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। हमने ऐसे पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है, इसके चारों ओर इसका क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या लिखें, जब किसी इकाई धनावेश को, जब किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। दोबारा सुने, क्या बताया, किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है जो आपने 10th में भी पढ़ी है। क्या है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो हम लिखें कि विद्युत विभव कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। ध्यान देना बिल्कुल, ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो जब भी आप विभव की बात करेंगे तो हम परिमाण भी लिखेंगे और इसकी दिशा भी लिखेंगे, सॉरी केवल परिमाण लिखेंगे, और अगर कोई आवेश माइनस है तो उसका चिन्ह लिखेंगे। हमने लेकिन सदिशों में क्या किया था, केवल परिमाण लिखते थे, प्लस और माइनस के कारण हम दिशा ले लेते थे, जैसे विद्युत क्षेत्र धन के कारण दूर, ऋण के कारण पास। यहाँ ऐसा नहीं होगा, अगर प्लस क्यू आवेश है तो आपको फॉर्मूले में प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। समझ आया? अब देखो यहाँ पे तो विद्युत विभव का सूत्र लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव को हम लिखते किससे हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, V से। कार्य W हो गया, और कौन सा आवेश ला रहे हैं, इकाई धनावेश। और अगर मैं यहाँ पे परीक्षण आवेश लिखता हूँ Q0, तो आप यहाँ पे Q0 लिख देंगे, और अगर इस Q0 की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो V इक्वल टू W बाय Q0, ये विद्युत विभव आ गई। बात समझ में आ गई, ये इकाई आ गई इसकी, सॉरी ये विद्युत विभव का सूत्र आ गया। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब हम इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। विद्युत विभव की इकाई लिखें अगर आप इसकी इकाई, तो देखो इकाई क्या बनेगी, V बराबर W बटे Q0। तो इकाई लिखना है तो आपने कार्य की इकाई क्या पढ़ी है बेटा, जूल, और आवेश की कूलाम, तो इसकी इकाई क्या बनी, जूल प्रति कूलाम, या इसी को मिला के हम क्या पढ़ते हैं, वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या क्या पढ़ते हैं, वोल्ट। V से प्रदर्शित करते हैं इसको। ये कौन सा सिस्टम है आपका, SI है। अगर हम सीजे सिस्टम में बात करते हैं इसकी, तो सीजे सिस्टम में ये जूल की जगह क्या बनेगा, अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, या इसी को मिला के आप क्या पढ़ते हो, स्टेट वोल्ट। क्या पढ़ते हो, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। ये सीजे सिस्टम हो गया। ठीक है, एक आपने विद्युत विभव की इकाई लिख दी और ये इकाई लिख दी सीजीएस में और एसआई में और सीजीएस में। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। अगर आप विद्युत विभव की विमा लिखना चाहते हैं तो V बराबर सूत्र क्या है, W बटे Q0। ठीक है, तो W को आप क्या लिखेंगे, W विमा क्या बनेगी, कार्य की ml स्क्वायर t माइनस 2। क्या बनी इसकी विमा, ml स्क्वायर t माइनस 2। आवेश की विमा क्या बनेगी, AT। तो इसकी विमा क्या बन गई, देखो ध्यान दो, m l स्क्वायर t ऊपर गया तो t की पावर कितनी, -3, a की पावर कितनी, -1। ठीक है, तो ये आपका विद्युत विभव हो गया। फिर से ध्यान दें, हमने क्या बताया, विद्युत विभव क्या होता है, ये हमने प्लस क्यू आवेश रखा, जैसे स्थिर विद्युत स्थित ऊर्जा की अवधारणा में पढ़ा था। ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर इसका क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा।
इससे अनंत दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश है। अगर ये क्यू नॉट आवेश इकाई धन आवेश ले तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में, अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अगर हम इसकी विद्युत विभव का सूत्र लिखें तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, V बराबर W बटे क्यू नॉट। इकाई की बात करें तो W बटे क्यू नॉट कार्य की इकाई क्या होती है? जूल, और आवेश की क्या? कूलाम। तो ऐसा ही में वोल्ट हो जाएगी, जूल प्रति कूलाम, या क्या कहते हैं इसको? वोल्ट। सीजीएस की बात करें तो जूल की जगह क्या बनेगा? अर्ग बनेगा। कूलाम की जगह क्या बनेगा? स्टैट कूलाम बनेगा। तो अर्ग प्रति स्टैट कूलाम या स्टैट वोल्ट। विमा की बात करें तो V बराबर W बटे क्यू नॉट कार्य की विमा m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन AT। तो ये ऊपर गया तो m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। समझ आ गया? अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सीजीएस और एसआई इकाई में एक निश्चित संबंध होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है, जैसे आपने जूल अर्ग में पढ़ा था, न्यूटन डाइन में पढ़ा था। तो सीजीएस इकाई और एसआई इकाई में एक निश्चित संबंध होता है। तो हम यहाँ पे किसमें? वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध ज्ञात करेंगे कि वोल्ट और स्टैट वोल्ट में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि जो 1 वोल्ट है, हम लिख रहे हैं वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध। आपका जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर है? 1 जूल बटे 1 कूलाम के बराबर है। बिल्कुल समझ आ गया ये तो, 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखिए बेटा, 1 वोल्ट जो है वो बराबर है 1 जूल के, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ये आपने पढ़ा है। 1 कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं? तो 3 गुणा 10 की घात 9 स्टैट कूलाम होते हैं, ये भी पढ़ा है आपने। ठीक है ना, कूलाम और स्टैट कूलाम दोनों पढ़े हैं। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस के साथ से प्लस के 9 कैंसिल होंगे तो 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब क्या? 100। 10 की घात 2 का मतलब क्या? 100। तो इसका ऐसे में गुणा होगा तो आपका ये क्या बना? ये बन गया 1 वोल्ट बराबर 1 बटे 300 और अर्ग प्रति स्टैट कूलाम। अर्ग प्रति स्टैट कूलाम क्या कहलाता आपका? स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट। तो ये वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 बटा 300 स्टैट वोल्ट। ध्यान देना, जनरली आपने ऐसा पढ़ा है कि एसआई इकाई बड़ी होती है और सीजीएस इकाई छोटी होती है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे सीजीएस, कोई भी आप जनरल बात करें, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपकी सीजीएस इकाई है वो बड़ी है और एसआई इकाई क्या है? छोटी, क्योंकि एक स्टैट वोल्ट में 300 वोल्ट हो रहे हैं। एक स्टैट वोल्ट में 300 स्टैट वोल्ट हो, सॉरी, एक स्टैट वोल्ट में 300 वोल्ट हो रहे हैं। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी जो सीजीएस इकाई है वो छोटी ही हो, कई बार वो बड़ी भी हो सकती है। तो ये दोनों में संबंध हो गया वोल्ट और स्टैट वोल्ट में। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमने बेसिक पढ़ा है किसके बारे में? विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, अब आप आज का होमवर्क क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। आज एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और इन क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चंस बताऊं, ये आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला, क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। सूत्र, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्थापित कीजिए। यह आज का आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक डाई